सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान बीए फर्स्ट ईयर, जिसमें आपके सेकंड पेपर है राजनीतिक विचारक, और उसमें से आज हम पढ़ेंगे अरविंद घोष। अरविंद घोष के बारे में हम परीक्षा नोट्स लेंगे, यानी परीक्षा में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है, इसको बहुत अधिक गहराई से समझेंगे। और आपसे ये बता दूं कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसका जो मटेरियल है वो थोड़ा है और आपको जल्दी से याद हो जाएगा। इसके लिए आपको अरविंद घोष है वो तैयार कर लेना चाहिए। जैसे अभी जो पेपर्स चल रहे हैं तो इन पेपर्स में प्रश्न है वो इसी प्रकार आ रहे हैं, तो अरविंद घोष को आप निश्चित रूप से तैयार करें ताकि आपके लिए यानी पेपर अटेंड करने में आसानी हो। आप सभी विद्यार्थियों से बता दूं कि यदि आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात आपसे बताना चाहूंगा कि जितने भी जो लेसन्स है उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और प्लेलिस्ट यानी जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो खराब हो गया है, इसलिए आप प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर के वहां आपको अलग अलग सब्जेक्ट की लिस्ट मिलेगी। जैसे मान लो पॉलिटिकल की है तो पॉलिटिकल की अलग है, हिस्ट्री की अलग है, हिंदी लिटरेचर की अलग है। इसके अलावा जैसे जनरल इंग्लिश है, इसकी अलग है, जनरल हिंदी की अलग है, जियोग्राफी की अलग है। तो ये लिस्ट मिलेगी, वहां जाकर के आप उन लेसन्स का अध्ययन करें। फिर भी यदि कोई चीज नहीं मिलती है तो आपको वो पहले के जो नंबर दिए हुए हैं उन पे आप यानी बता सकते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, या आप कमेंट बॉक्स में जाकर के बता दें कि मुझे ये लेसन नहीं मिला। वो लेसन या तो मैं कमेंट में उसका लिंक डाल दूंगा या फिर आपको यानी किसी भी माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। तो आप निश्चित रूप से निश्चित रहें और अध्ययन करते रहें। आइए देखते हैं आज का ये पार्ट अरविंद घोष। वैसे ये यूपीएससी और जैसे मान लो लेक्चरर एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अरविंद घोष को जानिए। अरविंद घोष जो है 1872 से 1950 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा, यानी जो जीवन काल रहा। इस जीवन काल में उनकी क्या क्या घटनाएं हैं और कौन कौन सी उपलब्धियां हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अरविंद घोष भारतीय पुनर्जागरण और भारतीय राष्ट्रवाद की एक महान विभूति थे। उनकी रचनाओं में हमें भारत की नवीन और उदीयमान आत्मा का घनीभूत सार देखने को मिलता है। अरविंद प्रथम भारतीय राष्ट्रवादी थे जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति को भारत के राष्ट्रीय और राजनीतिक संघर्ष का उद्देश्य माना था। प्रथम भारतीय राष्ट्रवादी थे जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति को, यानी भारत के राष्ट्रीय और राजनीतिक संघर्ष का उद्देश्य उनका था कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिले। अरविंद को इन नामों से भी जाना जाता था। अरविंद को भारतीय दार्शनिकों का सम्राट कहा जाता था और एशिया तथा यूरोप की प्रतिभा का समन्वय कहा जाता था। और ये कहा था रोमा रोला ने भारतीय दार्शनिकों का सम्राट भी कहा, एशिया तथा यूरोप की प्रतिभा का समन्वय भी कहा। ये भी उन्होंने रोमा रोला ने कहा। हमारे युग का पैगंबर है वो डॉक्टर फ्रेडरिक स्पल्सबर्ग जो है, उन्होंने हमारे युग का पैगंबर इसे कहा। तो ये इंपॉर्टेंट उपाधियां हैं। अब इनका जीवन परिचय देखते हैं। इनका जीवन परिचय में 15 अगस्त 1872 को अरविंद का जन्म हुआ। उनके पिता कृष्णाधन घोष एक सफल चिकित्सक थे। उनके पिता का नाम कृष्णाधन घोष था। पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के विशेष भक्त थे। अतः अरविंद को भी भाषा, रहन सहन, विचारों से अंग्रेज बनाना चाहते थे। उनके पिता जो थे वो अंग्रेजों के भक्त थे। यूं कह सकते हैं कि अंग्रेजी के प्रति उनका रुझान ज्यादा था, इसलिए वो अरविंद को भी उसी तरह बनाना चाहते थे। और 14 वर्ष तक, यानी 7 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक की उम्र तक इंग्लैंड में रहे थे। अरविंद 14 वर्ष तक इंग्लैंड में रहे थे और मैनचेस्टर, लंदन और कैम्ब्रिज में उनकी शिक्षाएं हुई थी। उनकी जो एजुकेशन है वो मैनचेस्टर, लंदन और कैम्ब्रिज उन कॉलेज में उनकी शिक्षाएं हुई। उन्होंने इंग्लैंड में ग्रीक तथा लैटिन के प्राचीन साहित्य का गंभीर और सूक्ष्म अध्ययन किया। इंग्लैंड में ग्रीक और लैटिन का उन्होंने अध्ययन किया था। अंग्रेजी भाषा में उन्हें पूर्ण अधिकार प्राप्त था क्योंकि वो अंग्रेजी में पढ़ते थे। पिता के आग्रह पर सन 1890 में आईसीएस की प्रतियोगिता दी, जो एक कलेक्टर की एग्जाम हुआ करती थी, पहले आईसीएस एग्जाम के नाम से जाना जाता था। उस प्रतियोगी परीक्षा में बैठे। लिखित परीक्षा में उनके बहुत अच्छे अंक आए। ग्रीक और लैटिन में विशेष योग्यता थी उनकी, इसलिए उन्होंने अच्छे प्राप्त हुए अंक। लेकिन जब उनकी ट्रेनिंग हो रही थी, फिजिकल हो रहा था, फिजिकल में वो घुड़सवारी की एक ट्रेनिंग थी,
उस घुड़सवारी की ट्रेनिंग में वो जानबूझ करके असफल हो गए, क्योंकि वो कलेक्टर नहीं बनना चाहते थे। वो एक भारत के उद्धारक बनना चाहते थे, क्योंकि उन्हें सरकारी नौकरी करने की कोई इच्छा नहीं थी। उनके मन में, उनके दिल में राष्ट्रवाद और देशभक्ति की ज्वाला धड़कने लगी थी, भभकने लग रही थी। अर्थात वह राष्ट्रवाद और देशभक्ति में कूदना चाहते थे। अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। 1893 में जब वे वापस लौटे तो अंग्रेजियत के उदाहरण नहीं होकर के एक राष्ट्रभक्त भारतीय बन चुके थे। 1893 में जब वो यहाँ आए तो यानी वो एक भारत के ही होकर के आए थे। और 1906 तक अरविंद ने बड़ौदा राज्य के विभिन्न पदों पर सेवा भी की थी। 1906 तक अरविंद ने 1902 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में भी भाग लिया। 1904 के मुंबई अधिवेशन में भी वो शामिल हुए। बनारस के 1905 के अधिवेशन में लाला लाजपत राय के निष्क्रिय प्रतिरोध के कार्यक्रम से वो प्रभावित थे। लाला लाजपत राय का जो निष्क्रिय प्रतिरोध था उससे वो अधिक प्रभावित हुए। और 1905 में बंगाल विभाजन की घटना से प्रज्वलित राष्ट्रीय प्रबलता की लहर में कूद पड़े। 1905 से यूं कह सकते हैं कि वो यानी देश की स्वतंत्रता के काम करने के लिए या राष्ट्रीयता की जो लहर थी उसमें कूद पड़े, राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। कांग्रेस के 1907 के जो सूरत अधिवेशन में उदारवादियों जैसे अरविंद, लाला लाजपत राय और तिलक के साथ सक्रिय रहे। 1907 में अरविंद जो है लाला लाजपत राय और तिलक के साथ में सक्रिय रहे थे। 1906 में वंदे मातरम जो पत्र निकलता था उसके शेष संपादक के रूप में भी उन्होंने काम किया था। वंदे मातरम जो अखबार निकलता था 1906 में उन्होंने उसमें काम किया। लेकिन उनकी जो देशभक्ति की गतिविधियां हैं वो अंग्रेजों को रास नहीं आई और 1908 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। 1908 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और सन 1910 में एकाएक उन्होंने राजनीति को तिलांजलि दे दी और अध्यात्म का मार्ग अपना लिया। अर्थात 1910 में वह एक आध्यात्मिक बन गए। 5 दिसंबर 1950 को पांडिचेरी में ही इस महापुरुष का देहांत हुआ था, जिसको वर्तमान में पुदुचेरी कहा जाता है। पांडिचेरी में उनका देहांत हुआ था 5 दिसंबर 1950 को। अरविंद जो है उन्होंने जो रचनाएं लिखी थी, एक तो था द लाइफ डिवाइन, एसेस ऑन द गीता, द सिंथेसिस ऑफ योगा, इसके अलावा सावित्री, द ह्यूमन साइकिल, मानव चक्र, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ये इनकी किताबें लिखी हुई थी। और रविंद्रनाथ ठाकुर ने उन्हें भारतीय संस्कृति और सभ्यता का मसीहा कहा है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने, किसने कहा है? रविंद्रनाथ ठाकुर ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता का मसीहा कहा है। अरविंद के राजनीतिक दर्शन और आध्यात्मिक आधार को यदि हम पढ़ें तो राजनीतिक दर्शन जो है इसके इतिहास में उन्होंने, देखिए, पहली बात है आध्यात्मिक नियतिवाद का सिद्धांत है। राजनीतिक दर्शन जो है उसमें आध्यात्मिक नियतिवाद का सिद्धांत, उनका कहना था कि इतिहास के ऊपर से निष्प्रयोजन और प्राय परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली घटनाओं के मूल में ईश्वर की शक्तियां काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमें जो भी दिख रहा है वो ईश्वर की शक्तियों से हो रहा है। इतिहास ब्रह्म की क्रमिक पुनराभिव्यक्ति है। अरविंद काली को परमात्मा की नियामक शक्ति का प्रतीक मानते थे। किसको मानते थे? काली, यानी काली दुर्गा को वो क्या मानते थे? नियामक शक्ति का प्रतीक मानते थे। और विपिन चंद्र पाल की भांति अरविंद को भी भारतीय पुनरुत्थान के मूल में ईश्वर की इच्छा दिखाई दी। भारतीय पुनरुत्थान के मूल में उनको किसकी इच्छा दिखाई दी? ईश्वर की इच्छा दिखाई दी। उनके दर्शन की दूसरी विशेषता है रहस्यवादी शक्ति में उनका विश्वास था। उन्होंने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रवाद के मूल में ईश्वर है और वही आंदोलन का वास्तविक नेता है। उन्होंने कहा कि आंदोलन का वास्तविक नेता तो ईश्वर ही है। उन्होंने बताया कि ब्रिटिश अधिकारी भारतीय जनता का जो दमन, उत्पीड़न और अपमान कर रहे हैं वो भी ईश्वरीय योजना का ही अंग है, वो भी एक ईश्वर की ही महिमा है, ईश्वर का ही प्रदान है। ईश्वर भारतीयों को आत्मनिग्रह की शिक्षा देने के लिए स्वयं इन तरीकों का उपयोग कर रहा है। यानी ईश्वर है वो भारतीयों को सही रास्ते पर चलाने के लिए या नैतिकता देने के लिए या भारत के प्रति प्रेम देने के लिए वो क्या है कि इन अंग्रेजों के माध्यम से ये काम करवा रहा है। ये उनकी एक सोच थी, उनका चिंतन था।
इसके अलावा उनके दर्शन की विशेषता है आध्यात्मिक शक्ति और योग साधना द्वारा लक्ष्य प्राप्ति संभव। उन्होंने कहा कि हम जो भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात उनकी जो राजनीति थी वो एक योगी की राजनीति थी, एक राजनीतिज्ञ की तरह नहीं थे वो। उनके राजनीतिक चिंतन का सुदृढ़ आधार उनके गहरे आध्यात्मिक विश्वासों में निहित था। अरविंद को वह अनुभूति हो चुकी थी कि आध्यात्मिक शक्ति और योग साधना के द्वारा एक ऐसे आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण संभव है जिसके द्वारा भारत अपने अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। यानी भारत जो है वो अपने अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहता है तो उसे आध्यात्मिक शक्तियां और योग साधना उसे करनी होगी, उसके माध्यम से वह इन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। अब हम अरविंद का राजनीतिक दर्शन, यदि आपके प्रश्न आ जाता है कि अरविंद का राजनीतिक दर्शन बताइए या राजनीतिक चिंतन बताइए, वर्णन कीजिए, विवेचना कीजिए, जो भी है, तो पहले राजनीतिक दर्शन की प्रथम विशेषता वो उसका दर्शन था, यानी उसके दर्शन की विशेषताएं थी। अब हम देखते हैं कि उसका राजनीतिक चिंतन क्या है। पहली बात है, उग्रवादी विचारक एवं निष्क्रिय प्रतिरोध के समर्थक थे। उग्रवादी विचारक जो थे, कांग्रेस में नरम दल और गरम दल जो थे, गरम दल के समर्थक थे। अरविंद उग्रवादी विचारक थे। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में उन्हें उदारवादियों की प्रार्थना और याचिका नीति पसंद नहीं थी। उन्होंने कहा कि जो ये बार बार जो ये याचिका लगाते हैं, एप्लीकेशन लगाते हैं, इनसे कोई स्वतंत्रता मिलने वाली नहीं है। उनके अनुसार प्रत्येक राष्ट्र को स्वाधीन रहने का अधिकार है। उन्होंने भारतीयों के अंग्रेजों के साथ संबंधों को ईश्वरीय वरदान नहीं माना, वे तो उनसे पूर्ण मुक्ति चाहते थे। वे निष्क्रिय प्रतिरोध की पद्धति द्वारा भारत की स्वाधीनता का उपदेश दे रहे थे। निष्क्रिय प्रतिरोध से उनका तात्पर्य किसी अहिंसक आंदोलन से नहीं था। उनकी दृष्टि में राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हिंसा का मार्ग भी अपना सकता है। यानी उन्होंने कहा कि अगर मान लो देश की आजादी मिलने वाली है, देश की आजादी को वो नहीं दे रहे हैं, देश को आजाद नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए अहिंसक आंदोलन भी किया जा सकता है। क्यों? वे साधु वृत्ति व नैतिकता पर राजनीति को आधारित करना कायरता का चिन्ह मानते थे। वो कहते थे कि राजनीति जो है वो साधु वृत्ति पर और नैतिकता पर आधारित नहीं हो सकती। वे श्री कृष्ण के संदेश को पूर्णतः स्वीकार करते थे। भागवत पढ़ते थे तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण का जो संदेश था कि आवश्यकता होने पर राष्ट्रीय शत्रुओं का संहार करना हमारा धर्म युद्ध है। यानी वो ये कहते थे कि अगर मान लो हम इनका संहार कर रहे हैं, इनको भगा रहे हैं, इनको खदेड़ रहे हैं, और खदेड़ने में यदि कोई अहिंसक घटनाएं हो जाती है तो वो हमारा एक धर्म युद्ध है। निष्क्रिय प्रतिरोध के बारे में अरविंद के क्या विचार थे? प्रश्न आ जाता है आपके लघुतरात्मक प्रश्न में ये पूछ लिया जाता है कि निष्क्रिय प्रतिरोध के बारे में अरविंद के क्या विचार थे। तो निष्क्रिय प्रतिरोध के बारे में अरविंद ने कहा कि स्वदेशी का प्रसार और विदेशी माल का बहिष्कार, स्वदेशी का प्रसार किया जाना चाहिए और विदेशी माल का बहिष्कार किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार हो, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए। सरकारी अदालतों और न्यायालयों का बहिष्कार होना चाहिए, यानी सरकार के द्वारा जो काम किए जाते हैं उनका बहिष्कार होना चाहिए। जनता द्वारा सरकार से कोई सहयोग नहीं करना, जनता जो है सरकार का कोई सहयोग नहीं करे। इसके अलावा सामाजिक बहिष्कार, जिसका कि उन लोगों के प्रति दंड के रूप में प्रयोग किया जाए जो निष्क्रिय प्रतिरोध के विपरीत आचरण करते हुए सरकार का सहयोग देते हैं। और पांचवी उन्होंने बात कही कि जो सरकार का सहयोग देते हैं उनको समाज से बहिष्कृत कर दो, समाज से उनको बाहर निकाल दो। समाज से बाहर निकालने का उनका अर्थ था कि जो उन सरकार के रवैये का जो सहयोग कर रहे हैं, तो जब हम उन्हें बहिष्कृत नहीं करेंगे तब तक वो है वो देश के प्रति नहीं सोचेंगे। इसलिए उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध आंदोलन को हर स्थिति में अहिंसावादी बनाने की चेष्टा नहीं की। यदि सरकार हिंसा और दमन पर उतर आती है तो निष्क्रिय प्रतिरोध का कर्तव्य क्या है कि वह सरकार का सक्रिय विरोध करे और यहां तक कि हिंसा का जवाब हिंसा से दे। अरविंद ने यह कहा था कि यदि वो चाहे कि भाई सरकार यदि हिंसा पर उतर आती है तो फिर उसका जवाब है वो सेम टू सेम होना चाहिए। इसके बाद उनकी राजनीति का एक पार्ट आता है आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। अरविंद ने समय की आवश्यकताओं के अनुरूप राष्ट्रवाद को एक शुद्ध धर्म के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया। भारतीयों का उद्देश्य भारत की राजनीतिक मुक्ति के ईश्वरीय आदर्श को प्राप्त करना है। उन्होंने कहा कि ईश्वर की आदर्श का अर्थ है कि हमें जो राजनीति है वो एक आदर्श राजनीति प्राप्त करना है। और बंकिम ने उन्हें अरविंद ऋषि कहा था। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है उन्हें वो क्या कहा करते थे? अरविंद ऋषि कहा करते थे। अरविंद के विचारों का राष्ट्रवाद वस्तुतः ऋग्वेद और उपनिषदों के आदेशों पर आधारित है।
उनका कहना था कि हिंदू राष्ट्र सनातन धर्म के साथ उत्पन्न हुआ था और उसी के साथ में चलायमान और विकसित है। यदि सनातन धर्म नहीं होता तो हिंदू राष्ट्र भी जीवित नहीं रहता। अरविंद ने राष्ट्रवाद को एक धर्म बताया जो ईश्वर के पास से है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद एक धर्म है, अपने राष्ट्र का विकास करना, अपने राष्ट्र में अपने राष्ट्र को बढ़ावा देना, ये सब क्या है, एक धर्म है और वो एक ईश्वरीय आदेश है। एक भाषण में अरविंद ने ये कहा था कि राष्ट्रीयता क्या है, राष्ट्रीयता एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयता एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, राष्ट्रीयता एक सिद्धांत है जो ईश्वर का दिया हुआ है। राष्ट्रीयता एक सिद्धांत है जो ईश्वर का दिया हुआ है। राष्ट्रीयता एक सिद्धांत है जिसके अनुसार हमें जीना है और राष्ट्रवादी बनने के लिए राष्ट्रीयता के इस धर्म को स्वीकार करते हुए हमें धार्मिक भावना का पूर्ण पालन करना होगा। यानी राष्ट्रवादी बनने के लिए हमें इस राष्ट्रीयता धर्म को स्वीकार करना है और हमें धार्मिक भावनाएं जो है, हमारे देश की जो नीतियां हैं, उनका पालन हमें करना है। सभी विद्यार्थियों से आग्रह करना चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी वीडियो बनता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। राज्य संबंधी विचार। अब राज्य के बारे में वो क्या विचार रखते हैं, देखिए। अरविंद की राज्य संबंधी विचारधारा विकासवादी है। ये विवेक को मानव के सामाजिक और राजनीतिक विकास का कारण मानते हैं। वो विवेक, उन्होंने कहा कि ये सामाजिक और राजनीति जो है ये विवेक है उनका, और वे राज्य को केवल मात्र यांत्रिक इकाई मानते थे। तो उन्होंने कहा कि राज्य तो एक यांत्रिक इकाई है, जैसा आदमी अपने विवेक से कहता है वैसा ही राज्य करता है। आदमी जैसा कानून राज्य में बनाते हैं वैसे ही कानून लागू होते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो तो एक यंत्र है, जैसा हम उसमें फिट करेंगे वैसा ही चलेगा। अरविंद की विचारधारा में राज्य को अधिक महत्व नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा राज्य एक सुविधा है, और हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने राज्य को क्या माना है, एक साधन माना है। क्या माना है, साधन माना है। तो राज्य एक सुविधा है और अपेक्षाकृत हमारे सामूहिक विकास की एक बद्दी सुविधा है जिसे कभी भी स्वयं में साध्य नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने राज्य की सर्वोच्चता को भी चुनौती दी और कहा कि राज्य को मानव प्रगति का सर्वोत्तम साधन बनाना हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि यदि हम ये चाहें कि राज्य जो है मानव प्रगति का एक सर्वोत्तम साधन है तो वो भी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य के माध्यम से मानव का जो सर्वोत्तम विकास जो या मानव की प्रगति है वो उतनी नहीं हो सकती, इसको वो मानते थे। और अरविंद ने राज्य के आंगिक सिद्धांत की भी आलोचना की है। आंगिक सिद्धांत का अर्थ है कि राज्य जिस प्रकार के मनुष्य के जितने जो अंग होते हैं वो मस्तिष्क के अनुसार काम करता है, ठीक उसी प्रकार जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं उसमें ये माना गया है कि राज्य भी एक पुरुष है और उसके जो ये इकाइयां हैं वो विभिन्न अंग है और इनका संचालन है वो राज्य है वो अपने मस्तिष्क से करता है। ये कहते हैं कि नहीं, ये सब आंगिक सिद्धांत कोई मतलब नहीं है। ये राज्य को अंग सदृश नहीं मान करके केवल यंत्र मानते हैं और एक ऐसा यंत्र जिसके द्वारा मानव मस्तिष्क पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने कहा कि ये तो एक यंत्र है, ये इकाई है, ये मशीन है और इस मशीन के माध्यम से मानव मस्तिष्क पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है। स्वतंत्रता के बारे में उनके क्या विचार थे? स्वतंत्रता के बारे में अरविंद ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि अगर देश का विकास करना है तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए, व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्होंने 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई है। पहली राष्ट्रीय स्वतंत्रता, जिसका अर्थ है कि विदेशी नियंत्रण से मुक्ति। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ उन्होंने बताया कि किसी भी देश का किसी देश पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए, विदेशी नियंत्रण से मुक्ति ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता है। दूसरी उन्होंने कहा कि आंतरिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। आंतरिक स्वतंत्रता का उन्होंने क्या अर्थ बताया? उन्होंने ये अर्थ बताया कि किसी व्यक्ति के निरंकुशवाद अथवा किसी वर्ग अथवा वर्गों के सामूहिक नियंत्रण से मुक्त हो स्वशासन प्राप्त करना। उन्होंने कहा कि आंतरिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि स्वशासन हो। स्वशासन में क्या है कि जनता का शासन हो और जनता का शासन में किन्हीं जो ये निरंकुश जो वर्ग है अर्थात शोषक वर्ग है उसका कोई शासन नहीं होना चाहिए, व्यक्ति शोषित नहीं होना चाहिए। तीसरी स्वतंत्रता उन्होंने बताई है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्ति के समाज अथवा शासन के अनावश्यक तथा स्वेच्छाचारी नियंत्रण से मुक्ति। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ है कि राज्य के या शासन की जो अनावश्यक जो स्वेच्छाचारिता है अर्थात अनावश्यक जो बंधन है उन बंधनों को हटाना ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। अरविंद के अनुसार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अस्तित्व से राष्ट्र की सर्वांगीण प्रगति सुगम हो जाती है। उन्होंने कहा कि अगर व्यक्ति स्वतंत्र है तो वह अपने देश के बारे में सोचेगा। अगर व्यक्ति प्रतंत्र है तो सबसे पहले वह स्वयं को आजाद करना चाहेगा और स्वयं को आजाद करने के लिए उसे कितना समय लगे और वो कौन सा साधन अपनाए, किस मार्ग से वो जाए, हम ये कह नहीं सकते। इसलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता राज्य में आवश्यक है।
स्वराज्य के बारे में अरविंद क्या कहते हैं? अरविंद के अनुसार स्वराज्य प्राप्ति ही भारतीयों का प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें अपना राज्य होना चाहिए। स्वराज्य का मतलब देश के व्यक्तियों अपने देश का शासन होना चाहिए। स्वतंत्रता से भारतीय चेतना का विकास सही दृष्टि से संभव है। राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए समस्त साधन एवं शक्ति जुटा दी जाए। राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जितने भी साधन हैं हमारे पास, जितनी भी शक्ति है, वो जुटा करके हमें अपने देश में स्वराज्य की स्थापना करनी चाहिए। उनके राजनीतिक विचारों में उन्होंने लोकतंत्र की आलोचना की है। क्या आलोचना की है? देखिए, लोकतंत्र की आलोचना। अरविंद ने लोकतंत्रात्मक व्यवस्था की कमजोरियों को सूक्ष्म दृष्टि से देखा और वे लोकतंत्र को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पोषक नहीं मानते। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता फलीभूत नहीं होती है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जहां पर नहीं होती है तो उस देश का विकास संभव नहीं है। व्यक्ति उस देश के बारे में नहीं सोचेगा, वो स्वयं के बारे में सोचेगा। लोकतंत्र में जनता के शासन के नाम पर केवल कतिपय धनी और कुलीन व्यक्तियों का ही शासन स्थापित हुआ है। उनका लोकतंत्र में जो ये शासन व्यवस्थाएं चलती है तो इन शासन व्यवस्थाओं में आज तक तो कुलीन व्यक्ति अर्थात जो उच्च वर्ग के व्यक्ति है उनका ही शासन हुआ है। गरीब व्यक्ति को शासन करने का मौका प्राप्त नहीं हुआ है। और उनके अनुसार राजनीतिक शक्ति के केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण की स्थापना कर लोकतंत्र के दोषों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि ये जो केंद्रीकरण है अर्थात जितनी भी शक्तियां हैं वो एक व्यक्ति में या एक व्यक्ति समूह हो जाती है, जिससे जो गलत है। उन्होंने कहा कि शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, ऊपर से लेकर के नीचे तक जो है विकेंद्रीकरण होना चाहिए। सातवें उनके राजनीतिक दर्शन की विशेषता है विश्वत्व संबंधी विचार। अरविंद विश्व संगठन की स्थापना के समर्थक थे और दो स्तरों पर वो विश्व संगठन की स्थापना करना चाहते थे। एक तो स्वतंत्र राष्ट्रों को स्वयं संगठित होने की आवश्यकता है। जितने भी जो फ्री राष्ट्र है, स्वतंत्र राष्ट्र है, उन राष्ट्रों को एक संगठन बनाना चाहिए। संगठित राष्ट्रों को पारस्परिक मतभेद और स्वार्थ मिटाकर विश्वत्य अर्थात अंतर्राष्ट्रीयता का दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। उन्होंने कहा सबसे पहले जितने भी स्वतंत्र देश है, स्वतंत्र देशों का एक संगठन हो, यूनियन हो, और वे यूनियन मिलकर के और जो परतंत्र राष्ट्र है उन राष्ट्रों को छुड़ाए अर्थात उनको परतंत्रता से मुक्ति दिलाए और अपने यूनियन में साथ ले। और इस प्रकार क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र संगठन बनना चाहिए। अरविंद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यदि मानव का चरम विकास करना है तो हमें राज्य के विचार पर अतिक्रमण करके ये स्वीकार करना होगा कि संपूर्ण मानव जाति एक इकाई है। उन्होंने कहा कि जो राज्य के बारे में जो हम सोचते हैं वही विचार हमें मानव के बारे में सोचना चाहिए कि मनुष्य एक इकाई है और मनुष्य के द्वारा ही स्थापित किया हुआ ये राज्य है। उन्होंने पूंजीवाद की आलोचना की है। पूंजीवाद की आलोचना, अरविंद ने पूंजीवाद की आलोचना की। शोषित श्रमिकों को नवजीवन प्रदान करने में समाजवाद की जो भूमिका रही है और उसे अरविंद ने स्वीकार किया। अरविंद ने कहा कि जो समाजवाद है, समाजवाद में शोषित वर्ग को महत्व दिया गया है, जो उन्होंने कहा कि अच्छा प्रतीत होता है, किंतु वे समाजवादी विचारधारा में सन्निहित राज्य शक्ति के केंद्रीकरण के पक्ष में नहीं थे। लेकिन समाजवाद में जो शक्ति है वो राज्य में होती है। उन्होंने कहा कि ये शक्ति राज्य में नहीं होनी चाहिए, शक्ति कहाँ होनी चाहिए, वो तो जनता में ही होनी चाहिए। और उन्होंने समाजवाद के सामाजिक और आर्थिक पक्ष का समर्थन करते हुए भी उसके सर्वाधिकारवादी पक्ष के समर्थक नहीं। उन्होंने कहा कि समाजवाद में जो सामाजिक और आर्थिक पक्ष है उनकी जो व्याख्याएं हैं, विवेचनाएं हैं, उन्होंने जैसे सामाजिक और आर्थिक पक्ष में समाजवाद कहता है कि भाई जो भी चीज है उस पर प्रत्येक व्यक्ति का हक है, उनका उन्होंने समर्थन किया। लेकिन सर्वाधिकारवादी यानी उन्होंने कहा कि ये जो सबसे ज्यादा जो अधिकार किसका है इसके बारे में जो विचार व्यक्त किया जाते हैं उनको वो मानते नहीं थे। तो इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप से क्या कह सकते हैं, अरविंद का जो मूल्यांकन है वो हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, अरविंद का भारतीय राष्ट्र निर्माताओं में उच्च स्थान है। उन्होंने राष्ट्रवादी नेता और बंगाल के स्वदेशी आंदोलन के संदेशवाहक के रूप में उत्प्रेरित और एक उदात्त देशभक्ति का उपदेश दिया। राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से अरविंद का योगदान राजनीति के आध्यात्मिकरण से जुड़ा हुआ है और ये भारतीय राष्ट्र को ईश्वर की अभिव्यक्ति मानते थे और पश्चिम की श्रेष्ठता को स्वीकार करने के लिए कभी तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि ये जो वेस्टर्न जो कंट्रीज है उनकी जो श्रेष्ठता मैं कभी भी नहीं मानूंगा, क्योंकि श्रेष्ठ है तो भारत है, भारत ही श्रेष्ठ था, भारत ही श्रेष्ठ है और भारत ही श्रेष्ठ रहेगा, ये उन्होंने संदेश दिया था। उम्मीद करता हूं ये पार्ट आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया है और समझ में आया है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि इसी प्रकार के वीडियो निरंतर आपको मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।